एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ ज्यादा अमेजिंग तरीके से, ज्यादा डेडिकेटेड तरीके से, मोर स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ सीए फाउंडेशन लॉ और सीए इंटर लॉ इन दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं ultimateca.com के ऊपर। जी हाँ, मेरी स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होती है रेगुलर मोड के अंदर, फास्ट ट्रैक मोड के अंदर। देखिए, फास्ट ट्रैक मोड के अंदर ऐसा नहीं कि कुछ टॉपिक्स नहीं होते, 100% टॉपिक्स होते हैं, बट नंबर ऑफ आवर्स जो होते हैं वो कम होते हैं। रेगुलर मोड से 50% कम आवर्स के ऊपर होते हैं, चाहे इंटर की बात हो या फाउंडेशन लॉ की बात हो। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपने हमें टेलीग्राम के ऊपर सीए इंद्रेश गांधी, ये मेरा टेलीग्राम के ऊपर चैनल है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको चैनल मिल जाएगा, जरूर से मुझे फॉलो कीजिएगा। और आप हमारे साथ इंस्टा के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं, सीए इंद्रेश ये मेरा हैंडल है, एंड आप हमारे साथ इंस्टा के ऊपर भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ये फ्री सेशन से एकदम बढ़िया से सारी चीजें समझ में आ रही है तो आप हमारे स्ट्रक्चर्ड सेशंस को अटेंड कर सकते हैं ultimateca.com के ऊपर, जिसमें आपको एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप मिलता है, जिसमें आपको नोट्स मिलते हैं, कलर कॉपी ऑफ नोट्स आते हैं, 4 किताबें आपको मिलती है, 2 रेगुलर मॉड्यूल्स मिलते हैं, एक चार्ट बुक मिलता है और इसके अलावा एक क्वेश्चन बैंक मिलती है। जी हाँ, सही सुना, ये 4 किताबें आपको मिलती है बेटा, और जिसके अंदर एम्पल राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाती है। हर एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपको डेडिकेटेड राइटिंग प्रैक्टिस सेशन और क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कशन सेशन होता है। मैं आपको बता दूं, हमारे 2 यूट्यूब चैनल है, एक अल्टीमेट सीए जिस पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, और कुछ जो सेशन है वो हमारे सीए इंद्रेश गांधी इस चैनल के ऊपर भी डले हुए। प्लीज दोनों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखो, सब्सक्राइब करना अदरवाइज पाप लगेगा। अगर मैं बात करूं, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन करना। यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंटली नोट्स, टिप्स, बहुत सारी अमेजिंग ट्रिक्स वगैरह आपके साथ शेयर करते रहता हूं मैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना जिसका नाम है सीए इंद्रेश गांधी। दोस्तों, इस सेशन को जरूर से अपने सारे सीए फाउंडेशन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ये जितने भी मैं फ्री सेशंस आप लोगों के लिए ले रहा हूं, ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छे बूस्टर साबित हो सकते हैं, और ये डिटेल सेशन ले रहा हूं मैं, जिसकी मदद से आप लोग अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। कमेंट के अंदर मैं आपको रेगुलर, फास्ट ट्रैक दोनों की लिंक मेंशन कर दूंगा, जिससे आप एनरोल कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, जिसमें आपको मेरे पूरे फ्री सेशंस मिल जाएंगे, डिटेल्ड वाले, और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। अगर आप चार्ट बुक को और क्वेश्चन बैंक को सेपरेटली ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप igsir.in इस वेबसाइट के ऊपर जाइएगा बेटा। आप सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में ऑर्डर कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में आपको पीडीएफ मिलता है नॉन प्रिंटेबल, सीए इंद्रेश गांधी इस ऐप के ऊपर, और हार्ड कॉपी के अंदर आपको 7 to 8 डेज के अंदर डिलीवरी घर पे आ जाती है, कलर कॉपी ऑफ बुक्स। एक बात ध्यान रखना, चार्ट बुक के अंदर मैंने क्या करके रखा हूं, 140 पेजेस के अंदर पूरे सीए फाउंडेशन लॉ को समराइज कर रखा हूं, और ऐसी लैंग्वेज में कि जो आप पेपर में लिख पाओ एकदम बढ़िया से, ठीक है ना। तो चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक में पुराने आरटीपी एमटीपी के पूरे क्वेश्चंस उसके अंदर कंपाइल करके दिया हूं। अगेन, ये बहुत ही जबरदस्त रिसोर्सेज है बेटा आपके प्रिपरेशन को 4 चांद लगाने के लिए। इसके अलावा हमारा जो ये सेशन है, ये हर दिन शाम में 7:30 बजे होता है, यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक 7:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अल्टीमेट सीए एंड सीए इंद्रेश गांधी, इन दोनों यूट्यूब चैनल्स के ऊपर सेशन हर रोज 7:30 बजे आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो जरूर से बेटा ज्वाइन कीजिए हमारे इन सेशंस को, और बढ़िया से क्या करेंगे, हम लोग प्रिपेयर करेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे अमेजिंग से लेक्चर की। ओके गाइस, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी से मुझे एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ऑल गुड, ऑल परफेक्ट, ऑल अमेजिंग। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग बता दीजिए। यूनिट नंबर 3 के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स को लेके। किसको लेके पढ़ेंगे बोलो? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड गुड्स को लेके बातचीत करने वाले। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, अगेन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से। और अगर मैं सोगा की बात करूं ना, तो सोगा का सबसे बड़ा यूनिट यही है बेटा, इससे बड़ा और कोई दूसरा यूनिट नहीं है। सबसे बड़ा यूनिट यही है सोगा के अंदर चारों में से, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 2 है वैसे तो, पर यूनिट नंबर 3 में से भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फोकस करना, जो जो चीजें मैं आपको बताते हुए चलूंगा एकदम बढ़िया बढ़िया, ठीक है। देखो,
सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या होता है, आप जानते हो कि सेल के अंदर सर, बेसिकली सेल के अंदर होता क्या है सर, सेल के अंदर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। मतलब क्या, जैसे अगर मैं आपको ये फोन सेल कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि इस फोन के अंदर की जो ओनरशिप है ना, क्या कहा मैंने, बोलो, इस फोन के अंदर की जो ओनरशिप है ना, वो ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूं मैं आपको। मतलब हो सकता है फोन ये मेरे पास हो सकता है ये फोन किसी और के पास हो, बट इस फोन के ऊपर का कंट्रोल, क्या कहा मैंने, बोलो, इस फोन के ऊपर का कंट्रोल वो किसके पास होगा, वो आपके पास होने वाला है, जिसे ओनरशिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से, जिसे ओनरशिप बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है, सेल के अंदर ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है किससे, सेलर से बायर को। मतलब जिस प्रकार, जिसकी ओनरशिप, जिसका कंट्रोल मेरे पास था, अब मैं उस कंट्रोल को आपको दे रहा हूं, आपको सौंप रहा हूं, तो इसे बोला जाता है ओनरशिप का ट्रांसफर होना। ओके, अगला, इट इज असेंशियल टू डिटरमाइन द टाइम एट विच ओनरशिप पासेस फ्रॉम सेलर टू बायर। तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि आखिर कौन से टाइम, ये बात करना चाहते हैं टाइम के बारे में, कि आखिर वो कौन सी घड़ी हम लोग मानेंगे जहां पे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। आप बोलोगे कि सर ये टाइम के ऊपर इतना फोकस क्यों करना चाहते हैं, ये टाइम के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हैं सर। तो वो इसलिए दे रहे हैं बेटा, क्योंकि आप जानते हो कि ओनरशिप जैसे ही ट्रांसफर हो जाती है, तो जो गुड्स के अंदर का रिस्क होता है, वो रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फोन बेटा मेरे पास है, ठीक है ना, सुनो एग्जाम्पल सुनो, अगर ये फोन की ओनरशिप मेरे पास है, तो ये फोन को कुछ भी हुआ, टूटा फूटा, इसकी जिम्मेवारी किसकी होंगी, मेरी। पर ये फोन मान लो मैंने आपको ओनरशिप इसकी दे दिया, और आपके पास ओनरशिप जब है, तब ये फोन टूटा फूटा, तो रिस्क किसकी होंगी, ये नुकसान किसका होगा, आपका होगा। अरे किसका होगा, आपका होगा बेटा। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है रिस्क। इसलिए हमको टाइम एलिमेंट ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि जिस समय ओनरशिप ट्रांसफर होंगी, उस समय हम लोग कहेंगे जो रिस्क होता है प्रॉपर्टी का, वो भी ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है, बोलो, जो रिस्क है प्रॉपर्टी का, वो भी ट्रांसफर हो जाता है। गॉट इट। सारे लोगों को क्या बात समझ में आ रही है, सभी लोग बताएंगे मेरे को, है ना। यस, देखो सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे अपन, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ ट्रांसफर, कि मतलब आखिर क्यों हम लोग इतना इंपॉर्टेंट क्यों मान रहे हैं टाइम ऑफ ट्रांसफर को। तो देखो, जनरल रूल ये है बेटा कि जो रिस्क होती है ये प्राइमा फेसिए ट्रांसफर हो जाती है, किसके साथ, पास हो जाती है, प्रॉपर्टी के साथ। तो जहां पे गुड्स अगर लॉस्ट या डैमेज हो गए, तो जो लॉस है वो कौन बेयर करेगा, जिसके पास ओनरशिप है, जिसके पास क्या है, बोलो, ओनरशिप है। जहां पे गुड्स अगर डैमेज हो गए किसी थर्ड पार्टी के एक्ट के द्वारा, तो कौन पर्सन एक्शन ले सकता है, तो ध्यान रखना, ओनर ही एक्शन ले सकता है। और इसके अलावा सूट फॉर द प्राइस बाय सेलर किसके पास होता है, केवल और केवल, ध्यान रखना, सूट फॉर द प्राइस ऑफ द सेलर लाइज ओनली विद द प्रॉपर्टी विच हैज पास टू द बायर। इसका मतलब क्या है कि जो सूट फॉर प्राइस है ना, मतलब प्राइस को क्लेम कौन कर सकता है, पैसा कौन क्लेम कर सकता है, तो ध्यान रखना, मैं बायर से पैसा क्लेम कर सकता है सेलर, अगर उसने ओनरशिप ट्रांसफर किया है तो। पर अगर मैंने ओनरशिप ही ट्रांसफर नहीं किया, तो क्या मैं चाहकर भी क्लेम कर पाऊंगा क्या पैसे को, नहीं सर, नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा ये कहना है, अगर मैंने इस माइक की ओनरशिप आपको दिया तो मैं आपसे पैसा ले सकता हूं, पर मैंने आपको ओनरशिप ही नहीं दिया, तो किस मुंह से मैं पैसा मांगूंगा। हाँ, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और डिसाइडेड है तो बात अलग है, पर मैं क्या कहूंगा, वैसे जनरल रूल क्या कहता है कि ओनरशिप ट्रांसफर होंगी तो प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप ट्रांसफर होंगी तो सिंपल सी बात है, मैं पैसे क्लेम कर पाऊंगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो समझना बात को। मैं यहाँ पे बात करूंगा जेठालाल के बारे में, और यहाँ पे कौन है बेटा, यहाँ पे बबीता जी है। कौन है, बोलो, बबीता जी है, ठीक है, ओके, बबीता जी है। अब दोस्तों अगर मैं कहूँ आपके साथ, तो देखिए, अगर बेटा मैं एक जेठालाल जो है ना, समझना, मैं यहाँ पे आपको जो केस बता रहा हूँ अच्छे से ध्यान देना, ये जो जेठालाल है, ये इस टीवी की ओनरशिप जो है ना, क्या कर देता है, इस टीवी की ओनरशिप दे देता है बेटा किसको, टीवी की ओनरशिप दे देता है बबीता जी को। बबीता जी फिर इसका पेमेंट करे नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने तो आपको बताया था पेमेंट इज नॉट एन असेंशियल कंडीशन, क्या बात है, डिलीवरी इज असेंशियल कंडीशन बट पेमेंट इज नॉट असेंशियल या स्टिपुलेशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जेठालाल ने क्या किया, इस टीवी के अंदर की ओनरशिप, जिसको एक शब्द इन्होंने कहते हैं, इसका शब्द का नाम होता है प्रॉपर्टी। तो ये
टीवी के अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी बबीता जी को। अब जब टीवी चले गया या टीवी नहीं भी गया, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो भूकंप आ जाता है और टीवी डैमेज हो जाता है, क्या हो जाता है बोलो, टीवी डैमेज हो जाता है, तो सवाल बनता है इस टीवी का नुकसान कौन उठाने वाला है? तो इसका आंसर है इस टीवी का नुकसान बबीता जी को उठाना पड़ेगा। सर बबीता जी क्यों नुकसान को उठाएंगी? क्योंकि बबीता जी यहाँ पर अभी ओनर है बेटा। क्या कहा मैंने बोलो, बबीता जी जो है ना वो यहाँ पर ओनर है, तो जो ओनर है वो रिस्क को बेयर करता है। क्या कहा मैंने बोलो, जो ओनर है वो रिस्क को बेयर करता है। समझे क्या? क्या सारे लोग इस बात को बढ़िया से, क्या सारे लोग एकदम मस्त से इस बात को समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो, क्विकली 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 एवरीवन, सारे लोग फटाफट बता देंगे मेरे को, है ना? यस सर। चलिए, तो बबीता जी को नुकसान को उठाना पड़ेगा। लेकिन मुझे बताइए, अगर जेठालाल ने ओनरशिप नहीं दी होती बबीता जी को, तो इस केस के अंदर कौन नुकसान को उठाया होता? तब जेठालाल को इस नुकसान को उठाना पड़ा होता। ठीक है ना? यस, ठीक है। तो इससे एक बात समझ में आ गई सर कि जब भी ओनरशिप या प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो दूसरे पर्सन के पास रिस्क चले जाती है। तो गुड्स में कोई भी, गुड्स में जो भी रिस्क इन्वॉल्व हो, एडवांटेजेस हो, दोनों चीजें ट्रांसफर हो जाती है किसको? अदर पर्सन को ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, ओके। अगला नेक्स्ट बात करेंगे अब हम लोग यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी को लेके बातचीत करेंगे। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी को लेके अलग अलग चीजों को अपने को यहाँ पे देखना है, मतलब अलग अलग प्रोविजंस को यहाँ पे अपने को देखते हुए चलना है बेटा। ठीक है, चलिए अब देखो, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन नंबर 18 से लेके 26 तक अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि पासिंग ऑफ ओनरशिप, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड फैक्टर, ये डिसाइड करने के लिए कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या है सेलर एंड बायर के। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है पासिंग ऑफ ओनरशिप। इफ प्रॉपर्टी हैज पासेस टू द बायर, अगर आपने बायर को प्रॉपर्टी दे दिया है तो जो रिस्क है इन द गुड सोल्ड, ये किसके होने वाले हैं बेटा? बायर के होने वाले, और सेलर के नहीं होंगे। दो ऐसा हो सकता है कि जो गुड्स है ना वो किसके पोजीशन में हो? सेलर के पोजीशन में हो। किसके पोजीशन में हो बोलो? सेलर के पोजीशन में हो। मैंने क्या कहा, समझना बात को। मैंने ये कहा आपके साथ कि गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी अगर आपने बायर को ट्रांसफर कर दिया, हो सकता है वो गुड्स अभी भी सेलर के पोजीशन में हो, बट उससे अराइज होने वाली रिस्क या गुड्स से रिलेटेड जितनी भी रिस्क है बेटा, वो किसकी रहेंगी? अब बायर की रहेंगी। मतलब फर्क नहीं पड़ता टीवी जेठालाल के पास हो या बबीता जी के पास हो, अगर बबीता जी को ओनरशिप जेठालाल ट्रांसफर कर चुका है तो जेठालाल, तो बबीता जी विल बेयर ऑल दी रिस्क। क्या कहा मैंने बोलो? बबीता जी विल बेयर ऑल दी रिस्क। गॉट इट एवरीवन? किसी को कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर जल्दी से बता दो मेरे को, किसी को कोई भी प्रॉब्लम? मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं बेटा, ठीक है? देखो, मैं यहाँ पे बात करूंगा आईजी सर के बारे में। मैंने क्या किया समझना, मैंने है ना कार का पोजीशन, मैंने कार का पोजीशन दिया एसआरके को। किसको बोलो? एसआरके को बेटा, है ना, शाहरुख खान को। पर कार की जो ओनरशिप है ना, ये ओनरशिप अभी भी मेरे पास है। अब एसआरके से क्या हो जाता है बेटा, ये जो कार है ना ये डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है बोलो? डैमेज हो जाती है। मुझे आप एक बात, इस डैमेज से अराइज होने वाला जो लॉस है उसको कौन बेयर करेगा? उसको एसआरके बेयर करेगा या उसको आईजी सर बेयर करेंगे? आप जरा कमेंट करके बताइए मुझे। जो रिकॉर्डेड वाले हैं, आप भी जरा सोच के रुको इसका आंसर क्या होना चाहिए करके, है ना? जल्दी जल्दी सारे लोग। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, आईजी सर को सर इसको बेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओनर कौन है? आईजी सर। वो बात अलग है। देखो, प्राइमरीली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉस को बेयर करने की, बट मैं एसआरके से क्या कर पाऊंगा बेटा? क्लेम कर पाऊंगा डैमेजेस को। क्या कर पाऊंगा बोलो? क्लेम कर पाऊंगा डैमेजेस को। क्या आप इस बात को समझे? सारे लोग मुझे फटाफट क्विकली बता दो, क्या आप इस बात को समझ गए? है ना? यस सर। चलिए, ओके, डन 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 सर, आ जाइए आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्या यहाँ पे देखिए, ए पोर्शन क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी स्पेसिफिक या एसर्टेन गुड्स के केस में पासेस व्हेन इंटेंडेड टू पास। क्या बोल के रखा है? जनरल रूल। देखो सेक्शन 19 क्या कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी होती है कौन से गुड्स में, ये भी देखो, स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स के अंदर। एक बात ध्यान रखना, फ्यूचर और कंटीजेंट गुड्स में मैं प्रॉपर्टी अभी थोड़ी पास कर सकता हूं, वो तो जब गुड्स आएंगे तब मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, बराबर ना? तो मैं ये कह रहा हूं आपके साथ कि जो स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स होते हैं ना, इसके अंदर प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? जब पार्टीज का इंटेंशन होता है। क्या कहा मैंने बोलो?
जब इंटेंशन होता है, लिख के रखो हिंदी में, जब इंटेंशन होता है, जब इंटेंशन होता है तब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, जब इंटेंशन होता है तब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। जब वो इंटीमेशन होता है तब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। समझे क्या आप बात को? सारे लोग जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप लोग इस बात को सारे के सारे लोग समझ पा रहे हैं क्या? है ना? यस सर। चलिए आओ, अब देखो क्या दोस्तों, सारे के सारे लोग एकदम बढ़िया से फोकस करना। भी देखिए, वेयर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ द स्पेसिफिक और एज सर्टेन गुड्स, क्या बोला यहाँ पे? बोलो, वेयर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक या एज सर्टेन गुड्स, मतलब जब स्पेसिफिक या एज सर्टेन गुड्स जो है ना, अगर उसके सेल के बारे में बात हो रही है, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर सेल ऑफ स्पेसिफिक और एज सर्टेन गुड्स करने की बात की जा रही है, मतलब ऐसे गुड्स जिसको अपन ने अलग करके रखे, एक तो पहले से डिसाइड करके रखे, या पहले कॉन्ट्रैक्ट बना और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जिसको अपन ने बाद में अलग किया। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है स्पेसिफिक और एज सर्टेन गुड्स का, तो उसके अंदर की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? देखो, प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर एट सच टाइम, क्या बोला? एट सच टाइम द पार्टीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड टू बी ट्रांसफर्ड, मतलब जब पार्टीज का इंटेंशन होगा उस समय वो ट्रांसफर होंगी। क्या कहा मैंने? बोलो, जब पार्टीज का इंटेंशन होगा उस समय वो ट्रांसफर होंगी, बराबर है ना? यही मैंने ऊपर लिखा है, जब पार्टीज का इंटेंशन होता है तब उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। मान लो जैसे आपने और मैंने डिसाइड कर लिया, मैं आपको ये माइक बेचूंगा, आप मुझे इसके लिए 20,000 रुपए दोगे, तो आप और आपका और मेरा जब इंटेंशन होगा इसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, तब ये इसकी ओनरशिप आपके पास आएंगी। ये आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 साल बाद, कभी भी हो सकता है, जब आपका और मेरा इंटेंशन हो तब। ठीक है, ओके। अगला, नेक्स्ट, फॉर द पर्पस ऑफ एसर्टेनिंग द इंटेंशन, अब बोल के रखा है कि अब आप इंटेंशन के बारे में कैसे पता लगाओगे? तो आप टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को चेक करना, जिससे आपको इंटेंशन के बारे में समझ में आ जाएगा। या कंडक्ट ऑफ पार्टीज या सर्कमस्टांसेस ऑफ केस को देखना, तो आपको इंटेंशन के बारे में समझ में आ जाएगा। अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, तो जो रूल होते हैं 20 से लेके 24 तक, जिससे आप इंटेंशन को एसर्टेन कर सकते हो विद प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स, वो अप्लाई होंगे। मतलब देखो क्या बोल रहे हैं, ये रूल सेक्शन नंबर 20 से लेके 24 तक आपको बताने वाले कि कब पार्टीज का इंटेंशन होगा प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। मतलब आपको ये भी नहीं बोला कि केस को देखो, इनका कहना है वैसे तो आप केस को देखे पता करो, पर मान लो आपको पता ही नहीं चल रहा कोई फैक्ट ऑफ द केस में, किन्होंने डिसाइड ही नहीं किया बेटा पार्टीज ने कि कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होंगी, तो उस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या कहेंगे? उस सिचुएशन में आप 20 से लेके 24 तक डिसाइड करो। तो देखो हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूं अभी। देखिए, सबसे पहले सेक्शन नंबर 19 आया। सेक्शन नंबर 19 क्या कहता है कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होंगे ना, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होंगे, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होंगे, ये किसके ऊपर होती है? ये पार्टीज के इंटेंशन के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है? बोलो, ये पार्टीज के इंटेंशन के ऊपर होती है। अब पार्टीज का इंटेंशन के लिए, इनका कहना है पार्टीज के इंटेंशन के लिए सेक्शन नंबर 20 से लेके 24 तक को देखो, तो आपको पार्टीज का इंटेंशन समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बोलो, तो आपको पार्टीज का इंटेंशन समझ में आ जाएगा। गॉट इट? क्या क्या सारे लोग समझ पा रहे हैं जो यहाँ पे बोला जा रहा है? हाँ, यस। चलिए, क्या मैं आगे बढ़ू? सभी लोग बताएंगे क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? गॉट इट ना? चलो, बहुत बढ़िया। आइए बेटा, मेरे हिसाब से तो लैग नहीं आ रहा है मंशिका, क्योंकि आप समझिए बात को, अगर लैग आता तो सबको लैग आता। अगर मुझे लैग, आप समझिए, सिर्फ अकेले को लैग, मेरे को ऐसा पर्सनल दुश्मनी थोड़ी आपसे कि एक काम करो सिर्फ और सिर्फ वंशिका को लैग लगाओ करके, ऐसा थोड़ी होने वाला है। लैग आएगा तो सबको लैग आएंगे, और सबको लैग आए तो सब फिर चैट में डालेंगे, समझे? तो मेरे तरफ से अगर कुछ एरर रहा तो फिर क्या होगा? तो फिर बेटा आप सबको लैग आएगा, पर सिर्फ आपको अकेले को आ रहा है, मतलब आपके नेटवर्क में कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, इसलिए वो लैग आ रहा है आपको, है ना? चलो आओ ध्यान दो। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 20 से लेके 24 तक, जहां पे अपन लोग पार्टीज के इंटेंशन के बारे में समझेंगे।
अलग अलग केसेस में अलग अलग इंटेंशन हो सकता है पार्टीज का प्रॉपर्टी को ट्रांसफर को लेके, ठीक है ना। तो उसके बारे में अपन लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले है। तो देखो सबसे पहली बात बेटा, गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। क्या कहा मैंने, बोलो, गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है, गुड्स आर रेडी टू यूज। क्या है, बोलो जल्दी से, रेडी टू यूज। जैसे देखो ये जो फोन है बेटा, ये मैं कह सकता हूं कि डिलीवरेबल स्टेट में। क्यों ऐसा, क्योंकि फोन में मुझे कुछ अलग से बैटरी लगाना है या कुछ अलग से मुझे कुछ और करना है क्या बेटा, नहीं सर, फोन में आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो फोन है ना, हम लोग इसको डिलीवरेबल स्टेट में मानेंगे। किस में मानेंगे, बोलो, डिलीवरेबल स्टेट में। मतलब ये फोन एकदम रेडी टू यूज है, इसमें मेरे को कुछ करना नहीं, अलग से कैमरा बैठाना हो, अलग से बैटरी डालना हो चालू करने के लिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये फोन एकदम रेडी है ना। तो देखिए, जब अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी स्पेसिफिक गुड्स का, किसका बोलो, किसी स्पेसिफिक गुड्स का जो डिलीवरेबल स्टेट में है, किसमें बोलो, डिलीवरेबल स्टेट में है, तो इस गुड्स की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हो जाती है, जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो उस समय ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। एंड इट इज इमटेरियल वेदर इसका प्राइस हुआ है या डिलीवरी मिली या नहीं मिली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, स्पेसिफिक गुड जो डिलीवरेबल स्टेट में जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तब। सर लेकिन मान लो आपने और मैंने डिसाइड किया कि 1 महीने बाद इसकी ओनरशिप ट्रांसफर होंगी, तो उस केस में 1 महीने बाद ओनरशिप होंगी। बट जहां पे कुछ भी नहीं बोल रखा है वहां पे उसकी ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। क्या हो जाती है, बोलो, तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। जैसे देखो ये जो टीवी सेट है बेटा, ये टीवी सेट क्या है, डिलीवरेबल स्टेट में है। क्या है, बोलो जल्दी से, डिलीवरेबल स्टेट में है, ठीक है ना। ओके, तो जेठालाल का कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा किसके साथ, बबीता जी के साथ। कौन से तारीख को कॉन्ट्रैक्ट होता है, 19 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो, और स्पेसिफिक गुड्स। बबीता जी को ये जो टोनी टीवी है बेटा ये पसंद आया, बबीता जी दुकान पे आई, जेठालाल ने कहा ठीक है टीवी आपका हुआ, बबीता जी ने पैसे दे दिए या नहीं दे दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब देखो जेठालाल ने ये टीवी बबीता जी क्या भिजवा दिया 19 तारीख को ही बेटा, और 21 तारीख को क्या हुआ, अय्यर बेटा कुछ तो भी कर रहा था यहाँ पे, बहुत साइंटिफिक रिसर्च वगैरह, और उसके कारण टीवी फट गया। मुझे जरा एक बात बताइए, ये जो लॉस होगा टीवी फटने से, ये किसका होगा, बबीता जी का होगा। अच्छा सर, यहाँ पे टोनी टीवी की मान लो डिलीवरी नहीं दिया था, बागा बावरी के पीछे पागल है बेटा, तो उसने डिलीवरी करना ही भूल गया बबीता जी को टीवी का। तो इस सिचुएशन के अंदर भी हम लोग कहेंगे कि भैया नुकसान तो बबीता जी का ही होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिक गुड्स है और ये डिलीवरेबल स्टेट में है, रेडी टू यूज है। टीवी लगाया, रिमोट से चालू किया कि टीवी चालू, समझे आप बात को। तो ये डिलीवरेबल स्टेट में और स्पेसिफिक गुड्स है कि मुझे टोनी टीवी चाहिए, तो जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट को बना रहे हो उस समय ही उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। हाँ, अगर बबीता जी और जेठालाल ने कुछ और डिसाइड किया होता, बबीता जी कह रहे जेठा जी आप मुझे इसकी ओनरशिप 1 महीने बाद देना, तो बबीता, तो यहाँ पे जेठा जी कह रहे ओके, तो 1 महीने बाद फिर ओनरशिप ट्रांसफर होगी। मतलब इस केस में अगर टीवी खराब हुआ होता तो जेठालाल को नुकसान उठाना पड़ता। समझे क्या आप बात को, बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या, है ना। यस सर। चलिए अगला देखो, एग्जाम्पल पढ़ो जल्दी से, जल्दी से एग्जाम्पल को पढ़ो, फटाफट एग्जाम्पल को पढ़ो। तो देखो पार्टीज टू इंटेंशन के अंदर जो यहां पे आ रहा है, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, गुड्स, गुड्स है, और वो भी कौन से, स्पेसिफिक गुड्स, और कैसे स्टेट में है, डिलीवरेबल स्टेट में है, डिलीवरेबल स्टेट में है। गॉट इट, बोलो बेटा गॉट इट। यस, चलिए आगे बढ़ो, क्या मैं आगे बढ़ो, एकदम इजी इजी। चलिए सेकंड, अब देखो स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स है बट क्या बोला गया, देखो टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। स्पेसिफिक गुड्स है बट टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं लैपटॉप परचेस करने गया, आप लैपटॉप परचेस करने गए, आपको लेनोवो का एक लैपटॉप पसंद आ गया। बहुत से लोग लेनोवो का लैपटॉप यूज करते हैं, बेस्ट होता है भाई, वो लेनोवो कंपनी भी बहुत जोरदार है, सबसे ओल्ड कंपनी है इसके अंदर लैपटॉप्स के अंदर, और उसके
मतलब जो क्वालिटी वो देता है वो एज कम्पेयर टू ये डेल और इससे बहुत बेटर देता है, मुझे ऐसा लगता है, जो प्राइस पॉइंट के ऊपर डेल वगैरह बेचते हैं, और एकदम मस्त जोरदार होते हैं। अब देखो क्या, लेनोवो ने बेटा, आपने लेनोवो का लैपटॉप खरीदा। अब जब मैंने लेनोवो का लैपटॉप खरीदा तो दुकान वाला कहता है भैया 2 मिनट रुक जाओ, मैं इसमें विंडोज आपको डाल के देता हूँ। वो आपसे पूछता है आपको विंडोज कैसा चाहिए, ओरिजिनल वाला चाहिए या पायरेटेड, पहले पूछता था, आजकल तो खैर लैपटॉप के साथ ही विंडोज डल के आता है। पर अब समझो वो कहता है भैया 1 घंटे रुक जाओ, मैं आपको लैपटॉप को रेडी करके देता हूँ। आप फिर उसको बोलते हो मुझे ये सॉफ्टवेयर भी उसके अंदर डाल के देना, उसके पास वो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको जनरली पता होता है लोगों को कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है ना। तो वो वाले सॉफ्टवेयर भी क्या करता है उसके अंदर डाल के देता है। मतलब देखो गुड्स जो है ना बेटा, वो अभी डिलीवरेबल स्टेट में आया नहीं है। मतलब मैं सिर्फ डब्बा लैपटॉप लेके क्या कर लूंगा, उसके अंदर जब तक सॉफ्टवेयर डालूंगा नहीं तब तक क्या वो कुछ काम का है क्या, कोई काम का नहीं है लैपटॉप। तो इसलिए मैं स्पेसिफिक ब्लैक कलर का लेनोवो लैपटॉप मैंने सिलेक्ट कर लिया हो बेटा, बट मेरे को उसको डिलीवरेबल स्टेट में डालना है। कैसे डालना है, उसके अंदर कुछ काम करके मेरे को, जैसे देखो मैंने ब्लैक कलर का लैपटॉप खरीद लिया, मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे वो लैपटॉप क्या हो जाए, रेडी हो जाए। क्या हो जाए बोलो, रेडी हो जाए। मतलब गुड्स टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट है, अभी है नहीं वो उस स्टेट में, मैं कुछ काम करूंगा, और काम मैं मतलब सेलर कुछ काम करेगा, और काम करने के बाद वो जो गुड्स है वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे बोलो, डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर देखो क्या होगा, where there is a contract for sale of specific goods and seller is bound to do something, सेलर को कुछ ऐसा करना है बेटा जिससे गुड्स जो है ना वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए। तो प्रॉपर्टी पास नहीं होंगी कब तक, जब तक वो चीज हो नहीं जाती और बायर इसको नोटिस नहीं कर लेता। मतलब क्या, मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो जाना चाहिए, और जो बायर है उसने इस बात को देख लेना चाहिए। क्या कहा मैंने बोलो, देख लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। मतलब बायर ने इस बात को देख लेना चाहिए कि जो गुड्स है ना वो रेडी टू यूज है। क्या है बोलो जल्दी से, जो गुड्स है ना वो रेडी टू यूज है। गॉट इट एवरीवन, समझे? यस। तो देखो ये वाला है टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट। मतलब क्या, कि सेलर को कुछ ऐसा करना है बेटा जिससे गुड्स किस में आ जाए, डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए। किस में आ जाए बोलो, डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए, ऐसा करना है। तो जब यहाँ पे सेलर वो बात को कर लेता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेलर ने जब काम कर लिया उसके ऊपर, तो काम करने के बाद गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ गए, और जब बायर ने इसे देख लिया तब हम लोग कहेंगे कि इस गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होंगी, अदरवाइज प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होंगी। मान लो सर सेलर ने काम किया और लैपटॉप रेडी है बेटा, अभी तक बायर को 1 घंटे में आने बोला था, बायर आया ही नहीं बेटा। 45 मिनट्स बाद ही मान लो भूकंप आ जाता है और लैपटॉप टूट जाता है, तो मुझे बताइए ओनर को मतलब नुकसान किसका होगा? तो बेटा नुकसान यहाँ पे बायर का होगा कि सेलर का? सेलर का नुकसान होगा सर, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी तक ट्रांसफर हुई है क्या? नहीं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है। क्या कहा मैंने बोलो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है। गॉट इट? क्या सभी लोगों को ये दोनों पॉइंट समझ में आया क्या? अब सेकंड में लिखो यहाँ पे goods to be put in deliverable state, goods to be put in deliverable state, deliverable state। हो गया? ये कौन सा था? सेक्शन नंबर 21 है ये था 20, ये था 21 है ना, सेक्शन नंबर 21, ये सेक्शन नंबर 20। अब चलिए थर्ड इस पे चलेंगे बेटा। थर्ड पॉइंट देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, सारे लोग ध्यान दीजिए। थर्ड पॉइंट, स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, लेकिन देखो सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू एसर्टेन प्राइस। मतलब क्या है, गुड्स भी है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है। क्या कहा मैंने बोलो, देखो इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर होने वाला है गुड्स भी है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, गुड्स भी है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, बट मेरे को क्या करना है, प्राइस को एसर्टेन करना है। क्या करना है बोलो, प्राइस को
एसर्टेन करना है। एसर्टेन करने का मतलब क्या होता है? प्राइस को ढूंढना है। क्या करना है बोलो? प्राइस को निकालना है। अब आप बोलोगे क्या? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझो आप बात को। मान लो मैं दुकान पे जाता हूं। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक बैग दिया बेटा दुकानदार को। क्या दिया बोलो? एक बैग दिया मैंने दुकानदार को। बैग बाल्टी लग रही है वो, बट ठीक है बैग दिया, है ना। अरे यार कम ऑन, क्या लग नहीं रही क्या बैग? बोलो जल्दी से। हाँ सर बैग तो लग रही है करके, है ना। यूं ही मुझे पिकासो ऑफ अल्टीमेट सी नहीं बोलते बेटा, है ना। पिकासो ऑफ अल्टीमेट सी, हाँ ध्यान दो। मैंने ये बैग दिया बेटा किसको? शॉपकीपर को। बैग ने क्या, सॉरी बैग ने नहीं, शॉपकीपर ने क्या किया, बैग भर के, मैंने कहा शॉपकीपर से मुझे बैग भर के चावल दो और उन चावल को गिनना, पहले तो रेट बताओ। तो उसने बोला 40 रुपए प्रति किलो हम चावल आपको बेचेंगे। मैंने कहा ये बैग लो, बैग भरो और जितने भी किलो चावल आएंगे उतने मुझसे क्या कर लेना, उतने मुझसे पैसे ले लेना। क्या कर लेना बोलो? उतने मुझसे पैसे ले लेना। समझे क्या बात को? तो इस सिचुएशन के अंदर अब देखो, जो चावल है बेटा वो डिलीवरेबल स्टेट में है क्या? हाँ। क्या वो स्पेसिफिक गुड्स हो गए क्या? हाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया, मेरे को वाला चावल चाहिए। अब लेकिन प्राइस अभी तक निकला है क्या? नहीं सर, प्राइस नहीं निकला है अभी तक। सेलर क्या करेगा, जो सेलर है शॉपकीपर है, वो पूरी चावल भरने के बाद वो जो बैग है उसको रखेगा कांटे के ऊपर और उससे वेट निकालेगा। फिर वेट को मल्टीप्लाई करेगा 40 रुपए प्रति किलो से, तो उससे उसका एग्जैक्ट प्राइस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बोलो? एग्जैक्ट प्राइस निकल जाएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या कहेंगे सर? इस सिचुएशन के अंदर सारे लोग बताना सर, इस सिचुएशन में यहां पे प्राइस एज सर्टेन होगा, बराबर है ना। यस। तो ये वाली सिचुएशन है कि ऐसी कंडीशन है जहां पे गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में भी है, सब कुछ सही है, स्पेसिफिक गुड्स है डिलीवरेबल स्टेट में, बट सेलर को कुछ ऐसा करना है जिससे वो क्या डिटरमाइन करे बेटा? प्राइस एसर्टेन करे, प्राइस को फाइंड आउट करे। ठीक है ना। देखो यहां पे, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स जो डिलीवरेबल स्टेट में, बट सेलर इज बाउंड टू वे, मेजर, टेस्ट और डू सम अदर एक्ट और थिंग विथ रेफरेंस टू द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एसर्टेनिंग द प्राइस। मतलब सेलर को कुछ ऐसा करना है जिससे प्राइस एसर्टेन करना है उसको। क्या करना है बोलो? जिससे उसको प्राइस एसर्टेन करना है। तो प्रॉपर्टी कब तक ट्रांसफर नहीं होती बेटा? जब तक वो प्राइस को एसर्टेन नहीं कर लेता। क्या बोला देखो? अंटिल सच एक्ट और थिंग इज डन, मतलब जब तक प्राइस एसर्टेन नहीं हो जाती। एंड इसके साथ साथ बायर इस बात का नोटिस नहीं कर लेता। क्या नहीं कर लेता बोलो? बायर इस बात को नोटिस नहीं कर लेता। बायर ने देख लेना चाहिए कि ओके फाइनल प्राइस यहां पे निकाल चुका है कौन? सेलर यहां पे फाइनल प्राइस निकाल चुका है। प्लीज ये एग्जांपल को पढ़िए, जल्दी से एग्जांपल को पढ़िए। जल्दी से इस एग्जाम्पल को पढ़िए बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये दीदी है बेटा, है ना। आओ मान लो दीदी नहीं रहेंगे, अपन यहाँ पे नाम लिखेंगे वंशिका। ठीक है। वंशिका जो है बेटा ये जाती है, चावल को सिलेक्ट करती है। चावल एक स्पेसिफिक गुड्स है बेटा जो डिलीवरेबल स्टेट में भी है। चावल के साथ कुछ और नहीं करना है ताकि वो सेलेबल बने, ऐसा नहीं होता है। वंशिका ने बैग दिया, बैग देने के बाद अब इसको मेजर किया। तो समझना बात को, ये जो व्यक्ति है बेटा, मान लो इसके ऊपर निकल के आता है 3 kg और 40 रुपए प्रति किलो, मतलब 120 रुपए हुआ। तो जब तक वंशिका इस बात को देख नहीं, मतलब ये भी होना चाहिए और वंशिका ने इस बात को अपने आंखों से टुकुर टुकुर देख भी लेना चाहिए, तब मैं कहूंगा क्या होंगी, तब इसकी, सॉरी इसकी तो नहीं, तब इसकी प्रॉपर्टी जो है वो वंशिका की होंगी। मतलब अगर प्राइस कैलकुलेट नहीं हुआ या वंशिका ने नहीं देखा, तब तक इसकी प्रॉपर्टी किसके ऊपर होती है बेटा? तब तक शॉपकीपर की ओनरशिप होती है चावल के ऊपर। किसके ऊपर बोलो? चावल के ऊपर। ठीक है, गॉट इट। क्या सभी लोग एकदम बढ़िया से समझ गए? इसकी मदद से विजुअलाइज कर लिया आपने एग्जाम्पल को? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी बताओ मेरे को। होने के बाद सभी लोग डन लिखेंगे बेटा, ये पढ़ो जल्दी से और सारे लोग डन लिखो।
चलो, हो गया। आओ, चलिए आइए ध्यान दो। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों, अब फोकस करना। अब आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। अब देखो क्या, गुड्स मस्ट बी एसर्टेन्ड के बारे में बात करेंगे। क्या, किस कौन से टॉपिक के बारे में? गुड्स मस्ट बी एसर्टेन्ड। एसर्टेन का मतलब आपको पता है ना, अनएसर्टेन गुड्स मतलब स्टॉक ऑफ गुड्स पड़ा है। जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और उसके बाद हम गुड्स को अलग करते हैं बेटा, क्या करते हैं बोलो? गुड्स को अलग करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसे एसर्टेन गुड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? सर उसे एसर्टेन गुड्स कहा जाता है, ठीक है। तो देखो सर, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होंगी बायर को कब तक? अनटिल एंड अनलेस गुड्स आर एसर्टेन। तो जब तक गुड्स एसर्टेन नहीं हो जाते तब तक गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। मतलब कभी भी अनएसर्टेन गुड, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स, इनकी प्रॉपर्टी कभी ट्रांसफर नहीं होंगी। अनएसर्टेन्ड है तो आप उसको एसर्टेन करो, फिर आप उसके अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो। अब इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स है बेटा, जैसे देखो, रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनएसर्टेन गुड्स के बारे में बात करेंगे। क्या क्या रूल्स है, चलिए देखते एक एक चीजों के बारे में, ठीक है ना। आ जाओ, एकदम बढ़िया बढ़िया। देखिए सबसे पहले अगर मैं क्या बताऊं आपको, अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं कौन सा वाला टॉपिक बेटा? अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं, देखो गुड्स, यहाँ पे गुड्स मस्ट बी एसर्टेन। देखो इसके अंदर ए, ये बी वाला टॉपिक है। ए वाला कौन सा था? ए वाला स्पेसिफिक गुड्स से रिलेटेड था। जो बी वाला था बेटा, ये एसर्टेन गुड्स के रिगार्डिंग बात करने जा रहा है। एसर्टेन गुड्स को लेके कुछ प्रिंसिपल डिस्क्राइब कर रहा है, समझे क्या आप बात को, है ना। ये स्पेसिफिक गुड्स के अंदर 3 केसेस अपन ने पढ़ा था, वो डिलीवरेबल स्टेट वाला, है ना। ये वाले इसके अंदर भी अपन कुछ अभी 2 केसेस देखने वाले। इसके अंदर कितने केसेस देखेंगे बोलो? 2 केसेस देखें। आप समझ रहे कैसा फ्लो बन रहा है करके। बेसिकली हम गुड्स की प्रॉपर्टी को लेके बात कर रहे हैं। अब गुड्स में स्पेसिफिक गुड्स हो सकते हैं, एसर्टेन, क्योंकि फ्यूचर अनएसर्टेन या कंटिंजेंट तो होता ही नहीं है प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए। अब इन दोनों में भी अलग अलग केसेस अपन लोगों ने यहाँ पे देखा। ओके सर, परफेक्ट है। अब सर हमें समझ में आ रहा है, कुछ कुछ लिंकेज बढ़िया बढ़िया हो रहा है करके, ठीक है। आ जाइए, चलिए देखेंगे दोस्तों, सारे लोग एकदम बढ़िया बढ़िया सुनो। देखो क्या, अपन पहले बात करेंगे सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। क्या कहा मैंने बोलो? सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स, सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे बोलो? बाय डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखो, where there is a contract of sale of unascertain goods or future goods by description and goods of that description and in a deliverable state are unconditionally appropriated to the contract either by the seller with the assent of buyer or by the buyer with the assent of the seller. With the assent of the seller, the property in goods passes to the buyer. Such assent may be express या implied and may be given either before या after appropriation is made. इसका मतलब क्या होता है, आप समझना बात को। पहले तो अनएसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, मैं कहता हूं बेटा मैं हूं बायर। आईजी सर कौन है बेटा? बायर है, ठीक है ना। ओके, और सेलर कौन है हमारे? सेलर है हमारे पीपी सर, प्रणव पोपट सर। प्रणव पोपट सर के इसमें वाकई किराना स्टोर है उनके यहाँ पे, ठीक है ना। नाम है उनका कुछ नर्मदा किराना स्टोर्स ऐसा है ना। यस, अब देखो यहाँ पे क्या, अब अगर मैं प्रणव सर से कहता हूं, मैं प्रणव सर को कहता हूं मुझे है ना 10 पैकेट क्या चाहिए? 10 पैकेट मुझे पार्ले टॉप के बिस्किट चाहिए। क्या चाहिए बोलो? पार्ले टॉप के बिस्किट चाहिए, बिस्किट चाहिए, ठीक है ना। हाँ, वो फुल पूरा लिख दिया, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? पार्ले टॉप के बिस्किट चाहिए 10 पैकेट, ठीक है। ऐसा मैंने प्रणव सर से कहा। अब आप समझो, ये जो पार्ले टॉप मैंने बताया ना, ये बोल रहा है क्या? ये होता है बेटा डिस्क्रिप्शन। क्या होता है बोलो? डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब देखिए, अब मैं कहूंगा ये पार्ले टॉप का जो, अब प्रणव सर के पास तो गोडाउन है बेटा पार्ले टॉप का, उसके अंदर बिस्किट ही बिस्किट पड़े हैं बेटा। तो ऐसे केस के अंदर प्रणव सर जब ये पूरे गोडाउन में से, समझना, जब ये पूरे गोडाउन में से 10 पार्ले के बिस्किट पैकेट को अलग करते हैं, क्या करते हैं बोलो? अलग करते हैं। और ये जो अलग किया है ना, इसको समझना, इसको आईजी सर देखते या आईजी सर को बताते हैं कि देख मैंने अलग कर लिया तेरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए,
तब इसकी ओनरशिप ट्रांसफर होती है। एक तो एक ये तरीका है, या दूसरा मैं प्रणव सर से कहता हूं प्रणव सर मैं ही गोडाउन में जाके 10 पैकेट निकाल लूं क्या? प्रणव सर कहते हैं ठीक है निकाल ले। तो मैंने 10 पैकेट को गोडाउन में से निकाल लिया और प्रणव सर ने इस बात को देख के एक्नॉलेज कर दिया, तब मैं कहूंगा इसकी ओनरशिप ट्रांसफर होती है। मतलब जब तक मैं अलग नहीं करता गुड्स को और सामने वाला देखता नहीं, अलग नहीं करता सामने वाला देखता नहीं, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। क्या कहा मैंने? बोलो, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। गॉट इट एवरीवन? क्या सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई? क्या इतनी बातें एकदम क्लियर क्लियर? बोल दो हाँ सर एकदम क्लियर क्लियर। सभी लोग बताइए जल्दी से, है ना? यस। तो अपन ने क्या कहा? सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन के बारे में किया। क्या किया? बोलो, सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा। ठीक है, देखो, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स या फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन इन अ डिलीवरेबल स्टेट को आप अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर देते हो कॉन्ट्रैक्ट के टुवर्ड्स, एक तो सेलर विद द असेंट ऑफ बायर या बायर विद द असेंट ऑफ, असेंट का मतलब होता है अप्रूवल। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं सामने वाले के अप्रूवल से या सामने वाला कर रहा है मेरे अप्रूवल से। तो इन दोनों केस के अंदर जब आप अप्रोप्रिएशन करते हो उस समय प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। क्या कहा मैंने? बोलो, उस समय प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। ठीक है, चलो फटाफट गो थ्रू करेंगे एक बार। चलिए आगे बढ़े बेटा, आ जाओ नेक्स्ट। चलिए सेकंड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलेंगे। सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट, डिलीवरी टू दी कैरियर। किसके बारे में बात किया? बोलो, डिलीवरी टू दी कैरियर के बारे में। कैरियर का मतलब, कैरियर का मतलब होता है ट्रांसपोर्टर। क्या होता है? बोलो, ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ट्रांसपोर्टर। तो कैरियर का मतलब होता है ट्रांसपोर्टर। ओके, अब सवाल बनता है कि सर ये ट्रांसपोर्टर को अगर मैं डिलीवर करूं तो इसके अंदर क्या होने वाला है? तो देखो, वेयर इन दी परस्यूएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू दी बायर। क्या बोला यहां पे? देखो सर, परस्यूएंस, परस्यूएंस का मतलब होता है अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट अगर सेलर जो है ना बेटा वो डिलीवर करता है गुड्स को, किसको? बायर को। डिलीवर करता है गुड्स को बायर को। ओके, ठीक है। या हो सकता है कैरियर को या किसी अदर बेली को। कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टर, बेली मतलब कोई भी अदर पर्सन, जैसे बायर का एजेंट हो गया बेटा। फॉर द पर्पस, किस पर्पस से? कि गुड्स को ट्रांसमिट करना है, गुड्स को ट्रांसफर करना है बायर को, है ना। और समझना,
वो राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास रिजर्व नहीं रखता है, मतलब उस गुड्स के ऊपर अपनी पावर नहीं रखता है। गुड्स के ऊपर अगर मैं अपनी पावर रखूं तो उसे राइट ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब होता है तहस नहस करने की पावर, और अगर उस पावर को मैं अपने हाथ में रखूं तो उसे राइट ऑफ डिस्पोजल बोला जाता है। जैसे मैं कैरियर वाले को बोल रहा हूं कि तू मुझसे पूछ के उसको माल देना, समझे आप बात को, तो मैं कहूंगा कि मैंने राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखा। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग कहेंगे कि मैंने अनकंडीशनली कॉन्ट्रैक्ट किसको दे चुका हूं सर, बायर को ट्रांसफर कर चुका हूं। मतलब ये पॉइंट आसान भाषाओं में क्या कहता है मैं बताता हूं। अगर मैं किसी ट्रांसपोर्टर को या थर्ड पर्सन को गुड्स डिलीवर करता हूं, इसके लिए कि वो पर्सन डिलीवर करे इसको बायर को, और मैं कोई भी राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास नहीं रखता, मतलब गुड्स के ऊपर किसी भी प्रकार की पावर में नहीं रखता, इसका मतलब मैं गुड्स के ऊपर की ओनरशिप ट्रांसफर कर चुका हूं किसको, बायर को। किसको बोलो जल्दी से, बायर को। एकदम इजी, समझे क्या बात को। जैसे एग्जांपल मैं पढ़ूंगा अभी, देखो, द इन अ बिल ऑफ लेडिंग ऑफ अ रेलवे पार्सल इज मेड इन द नेम ऑफ बायर। अब मैंने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ही बायर के नाम पे बना दिया बेटा, है ना। इसका मतलब क्या कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई क्या, हाँ सर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, समझे क्या बात को। इन केस अगर गुड्स मान लो एक्सीडेंटल लॉस या थेफ्ट हो जाता है तो सेलर लायबल होगा क्या, अब नहीं होगा, बायर लायबल होगा, क्योंकि मैं ओनरशिप ट्रांसफर कर चुके, हम ओनरशिप ट्रांसफर कर चुके सनम, ठीक है ना। कैसे कर चुके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके नाम पे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बनाया, उससे समझ में आ रहा है। गॉट इट। बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बात है समझ में आ गई क्या, सारे लोग फटाफट बताएंगे, है ना। यस, चलिए आगे बढ़ो। देखो, जैसे सर एक सेलर है, सेलर ने अगर गुड्स दिया किसको, कैरियर को दिया, कैरियर को दिया, प्लस इसने राइट ऑफ डिस्पोजल, राइट ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोजल नहीं रखा अपने पास, तो मैं कहूंगा ये जो गुड्स है इसकी ओनरशिप किसके पास हो जाती है, इस गुड्स की ओनरशिप जो है, इस गुड्स की ओनरशिप जो है ये किसके पास होती है, बोलो, ये गुड्स की ओनरशिप सामने वाले व्यक्ति के पास होती है, यानी कि बायर के पास होती है, ठीक है ना। ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट एवरीवन। सभी लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को। चलिए, है ना, चलो आगे बढ़े क्या। ये देखो कुछ एनालिसिस वगैरह दे के रखा है बेटा, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। सेल ऑफ अनएसेटेड गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें असेंशियल क्या है बेटा, जहां पे सेल हो रहा है अनएसर्टेन या फ्यूचर गुड्स का, गुड्स वो डिस्क्रिप्शन या क्वालिटी के होने चाहिए, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, और आपने अनकंडीशनली इसको अप्रोप्रिएट करना चाहिए। अप्रोप्रिएशन कौन करेगा, एक तो सेलर करेगा बायर के अप्रूवल से, या बायर करेगा सेलर के अप्रूवल से। असेंट जो है ये एक्सप्रेस या इंप्लाइड हो सकता है, और ये बिफोर या आफ्टर अप्रोप्रिएशन दे सकता है। जो पुरानी बातें पड़ी थी बस उसको पॉइंट वाइज इन्होंने दे के रख दिया। तो अगर आपको ये ज्यादा बेटर लग रहा है तो आप इसको ध्यान रखो, आपको वो ज्यादा बेटर लग रहा है तो उसको ध्यान रखो। मेरे हिसाब से आप अगर इसको काट भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अब देखो क्या, अब हमारी बातचीत होने वाली है यहाँ पे गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे, बोलो, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर अपन लोग बात करेंगे। सेक्शन नंबर कौन सा है बेटा, सेक्शन नंबर 24। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं, मैंने आपको जितना भी अभी तक पढ़ाया अब सारे एक बार पन्ने उसके पलटा लीजिए, फिर मैं नए टॉपिक के ऊपर चलता हूं, ठीक है ना। फटाफट 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 एक बार पन्नों को पलटा लीजिए आप। चलिए आ जाओ, आ जाओ अभी फटाफट नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलते हैं बेटा। अगला वाला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, बोलो, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं पहले ये कॉन्सेप्ट को, एंड देन फिर उसके बाद अपन इससे रिलेटेड ओनरशिप कब ट्रांसफर होंगी उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस क्या होता है। मान लो मैं हूं यहाँ पे सेलर हूं बेटा, मैं ये कपड़ों का सेलर हूं, ठीक है ना, मेरी ये शॉप है बेटा कपड़ों की। अब क्या होता है, ये तीर्थ है बेटा, ये आता है मेरे शॉप के अंदर, ठीक है। तीर्थ को जो है ना, एक मिनट रुकना, हाँ, तीर्थ को जो है ना बेटा, ये एक व्हाइट कलर की टी शर्ट, ये दूसरी ग्रीन कलर की टी शर्ट और तीसरी है ब्लैक कलर की टी शर्ट, तीनों पसंद आ जाती है। बट तीर्थ को है केवल और केवल एक ही टी शर्ट खरीदना था, इतनी मल्टीपल टी शर्ट्स उसको खरीदना नहीं था।
पर वो कंफ्यूज हो रहा था। तो तीर्थ सोचता है एक काम, वो मुझे कहता है सर एक काम करता हूं, मैं अभी जाता हूं घर पे तीनों टी शर्ट लेके और मैं मम्मी को एक टी शर्ट शो करता हूं, फिर उसके बाद जो भी पसंद आएंगे मैं वो टी शर्ट खरीद लूंगा। मैंने कहा तीर्थ से कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, आप एक काम करो तीनों टी शर्ट लेके जाओ, लेकिन मुझे 3 दिन के अंदर बता देना कि आपका क्या डिसीजन है करके। समझे आप बात को? मुझे 3 दिन के अंदर बता देना कि आपका डिसीजन क्या है। गॉट इट एवरीवन? यस, ओके। अब ये क्या हुआ, मतलब क्या होगा, अब तीर्थ घर पे जाएगा, वो मम्मी से डिस्कस करेगा, पहन के बताएगा मम्मी को कौन सी टी शर्ट अच्छी है, और उसके बेसिस पर मम्मी जो अप्रूवल देंगी, तीर्थ मुझे वो एक टी शर्ट, मान लो तीर्थ कहता है व्हाइट टी शर्ट मैंने अप्रूव कर दिया, तो व्हाइट की ओनरशिप तीर्थ की, और ये 2 टी शर्ट उसको वापस लाके मुझे दे देना पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? यस, ये होता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। मतलब क्या कि जब आप अप्रूवल, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बायर, जो सेलर है वो बायर को गुड्स देता है, और बायर जब उसका अप्रूवल देगा तब मैं मान लेता हूं यहां पे, तब मैं कहूंगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है गुड्स की, किसके पास? बायर के पास। ओके, तो इसे, ये जो मैंने आपको बताया, इसे बोला जाता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अब सवाल क्या बनता है कि मैंने जो गुड्स दिया सामने वाले को, तीर्थ को मैंने जो 3 टी शर्ट बेचा, इसकी ओनरशिप कब कब ट्रांसफर हो सकती है? तो पहला तो बड़ा सिंपल कि सर जब तीर्थ ही मुझे कॉल करके बोल रहा है अप्रूवल के बारे में, सर मेरे को व्हाइट टी शर्ट पसंद आ गया, मैं व्हाइट टी शर्ट की ओनरशिप अपने पास रख रहा हूं और 2 टी शर्ट मैं आपको लौटा दूंगा, ये पहला हो सकता है। दूसरा, अब आप समझना, दूसरा, मैंने तीर्थ को 3 दिन का समय दिया था बेटा, तीर्थ ने क्या किया, वो 3 दिन में मुझे कोई अप्रूवल नहीं दिया, तो मैं क्या अज्यूम कर लूंगा, मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि मैंने जो टाइम दिया था, अगर उस टाइम के अंदर तीर्थ ने मुझे अप्रूवल नहीं दिया, मतलब तीनों टी शर्ट तीर्थ खरीदने वाला है, और तीनों टी शर्ट की ओनरशिप किसकी हो जाएंगी? तीर्थ की हो जाएंगी, और तीर्थ को मुझे उसके लिए पैसे देना पड़ेगा। समझे क्या बात को? मान लो एक टी शर्ट 1000 रुपए का है या 500 रुपए का है, तो 1500 रुपए तीर्थ को देना पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? ये दूसरा पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट बात करता है एक्सपायरी ऑफ टाइम। क्या होता है बोलो? एक्सपायरी ऑफ टाइम। पहला जो है बेटा ये है अप्रूवल। क्या है बोलो जल्दी से? अप्रूवल। अब जो तीसरा है, तीसरा क्या कहता है देखो, ही डज समथिंग टू द गुड्स, वो गुड्स के साथ कुछ ऐसा करता है बेटा जो अपने आप में इक्विवेलेंट है एक्सेप्टिंग द गुड्स। अब तीर्थ और मैं एक ही मोहल्ले में रहते हैं, उस, समझना बात को, उस मोहल्ले में बेटा प्रिया नाम की एक लड़की रहती है, उस प्रिया का बर्थडे बैश है बेटा। क्या है बोलो? बर्थडे बैश है। तो तीर्थ को बुलाया जाता है प्रिया के बर्थडे बैश में, और मुझे भी बुलाया जाता है प्रिया के बर्थडे बैश में। अब तीर्थ जो है ना, वो व्हाइट कलर की वो टी शर्ट पहन के आ जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर तीर्थ व्हाइट कलर की वो टी शर्ट पहन के आ रहा है रिया के बर्थडे, रिया या जो भी नाम, प्रिया, प्रिया के बर्थडे बैश में, तो उस सिचुएशन के अंदर मुझे बताइए आप टी शर्ट कब पहनोगे? जब आप उसके ओनर हो बेटा। आप ओनर ही नहीं हो तो आपके टी शर्ट पहनोगे क्या किसी की चुरा चुरा के? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए बोला यहाँ पे कि गुड्स के साथ तीर्थ कुछ ऐसा करता है बेटा जिससे गुड्स क्या हो जाते हैं? गुड्स की ओनरशिप। हो सकता है तीर्थ ने किसी और को माल बेच दिया हो, या तीर्थ ने उस गुड्स को किसी के पास प्लेज रख दिया हो करके। ऐसे अलग अलग विभिन्न प्रकार की चीजें तीर्थ कर सकता है, जो ये दर्शाएगा कि ये सेल हो गया है। क्या हो गया है बोलो जल्दी से? सेल हो गया है। क्या हो गया बोलो? सेल। मान लो तीर्थ ने क्या किया, तीर्थ ने बेटा अनिकेत को ये गुड्स को सेल कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओनरशिप जो है वो तीर्थ के पास ट्रांसफर हो चुकी है। मतलब तीर्थ और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल में तब्दील हो चुका है, वो एक टी शर्ट को लेके, जो तीर्थ ने फर्दर अनिकेत को सेल कर दिया है। अब अनिकेत को सेल किया मतलब ओनरशिप किसके पास चले गई होंगी? अनिकेत के पास चले गई होंगी। अब उनके आपस में क्या टर्म्स होंगे वो जाने, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। गॉट इट एवरीवन? सारे लोग बताइए मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? है ना? तो देखो, गुड सेंड ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस के बारे में अपन ने क्या किया बेटा? बात किया। गुड सेल ऑन अप्रूवल, अब मैं आपको रीड कर पाता हूं, देखो। When goods are delivered to the buyer on approval or sale or return basis and other similar terms, the property therein is passes to the buyer. प्रॉपर्टी किसके पास चले जाती है बेटा? बायर के पास। कब चले जाती है? जब बायर सिग्निफाई, सिग्निफाई का मतलब होता है बताना। ये ऑफर जब अपन डेफिनेशन पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, उसके अंदर ये शब्द आया था।
जब वो बताता है अप्रूवल को या उसके एक्सेप्टेंस को सेलर को, या कुछ ऐसा एक्ट करता है बेटा जिससे समझ में आता है कि वो ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बोलो? और जैसे उसने मान लो गूगल पे पे मुझे 1500 रुपए भेज दिया, या गूगल पे पे 500 रुपए भेज दिया और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिख दिया व्हाइट टी शर्ट परचेज, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये अप्रूवल, मतलब इससे क्या हो रहा है बताइए जल्दी से सर, इससे यहाँ पे वो गुड्स को खरीद चुका है। ओके, अगला, इफ इट डज नॉट सिग्निफाई हिज अप्रूवल, लेकिन अगर वो अपने अप्रूवल को सिग्निफाई नहीं करता है, या एक्सेप्टेंस टू दी सेलर, या एक्सेप्टेंस नहीं देता है सेलर को, बट रिटेन्स द गुड्स, लेकिन वो गुड्स को अपने पास रखता है विदाउट गिविंग द नोटिस ऑफ रिजेक्शन, मतलब कि नोटिस ऑफ रिजेक्शन नहीं देता और उससे ज्यादा समय के लिए अपने पास गुड्स को रखता है, तो ऐसे केस के अंदर देन if a time has been fixed for the return of the goods on the expiration of such time, and if the no time has been fixed on the expiration of reasonable time, तो सिंपल सी बात है, जितना टाइम आपने फिक्स किया है वो अगर एक्सपायर हो गया तो मैं कहूंगा अब ओनरशिप तीर्थ की हो चुकी है। क्या? हाँ सर, तीर्थ की ओनरशिप हो चुकी है। इसके अलावा सी पॉइंट देखिए, when it does something to the good which is equivalent to accepting the goods, वो गुड्स के साथ कुछ ऐसा करता है जिसमें अपने आप में गुड्स को एक्सेप्टेंस जैसा हुआ, जैसे उसने प्लेज किया या सेल किया या पहन के चले गया टी शर्ट को, तो इन केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि गुड्स की ओनरशिप किसकी हो जाएंगी? तीर्थ की हो जाती है। क्या हो जाती है बोलो? तीर्थ की हो जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल पूछना चाहता हूं बेटा, ठीक है? देखो सर, ए ने बी को बेचा माल बेटा, ठीक है, जो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के ऊपर, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के ऊपर, ठीक है, ओके। अब बी ने इस माल को सी को बेचा, कौन से बेसिस पर? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर। अब सी जो है ना बेटा, वो क्या कर देता है? माल को रिजेक्ट कर देता है और बी को वापस दे देता है, रिजेक्ट कर देता है। मुझे बताइए, बी क्या इस माल को ए को दे सकता है क्या? यस दे सकता है, नो नहीं दे सकता। मुझे बताइए, क्या बी जो है वो ए को इस माल को लौटा सकता है या नहीं लौटा सकता है? जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे सारे लोग, जल्दी जल्दी, क्विकली क्विकली। बोलो, इसका आंसर क्या होगा? नो सर, नहीं दे सकता। क्यों सर? सेल और अप्रूवल, अरे बेटा सेल ऑन अप्रूवल बेसिस सही है, पर बी ने अगर फर्दर सेल किया है, क्या किया है बोलो? फर्दर सेल किया है, तो इसका मतलब ओनरशिप किसकी हो चुकी है बेटा? ओनरशिप बी की हो चुकी है, बराबर ना? ओनरशिप बी की हो चुकी है, तो सी तो रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को, वो ठीक है, पर बी इसको लौटा सकता है क्या? नहीं लौटा सकता, क्योंकि ओनरशिप बी के पास जा चुकी है। अगर बी के पास ओनरशिप नहीं जाती तो बात अलग होती, फिर भी ए को रिटर्न कर सकता है, अदरवाइज वो रिटर्न नहीं कर सकता। समझे क्या? क्या आपको ये बात समझ में आई? सारे लोगों को लॉजिक समझा जो मैंने कहा आपके साथ? बिल्कुल सही कह रहे हो यहाँ पे सर, वो सेल हो चुका था इसलिए अब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होंगी, वो बी को नुकसान उठाना पड़ेगा अगर खराब गुड्स होंगे तो, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, चलो चलो चलो, अब अपने को कुछ एग्जांपल्स पढ़ना है बेटा सेल ऑन अप्रूवल को लेके। देखो एग्जांपल नंबर 1, पी ने खरीदा म्यूजिकल इक्विपमेंट। क्या खरीदा पी ने? देखो म्यूजिकल इक्विपमेंट खरीदा फ्रॉम म्यूजिकल शॉप। वाह क्या बात बोलिए, म्यूजिकल इक्विपमेंट खरीदा म्यूजिकल शॉप से। अच्छा, मुझे लग रहा था किराना स्टोर से, ठीक है, ओके। ऑन द कंडीशन दैट ही विल परचेस इट इफ ही लाइक्स दैट इंस्ट्रूमेंट, इस कंडीशन के साथ कि मैं खरीद लूंगा अगर मुझे पसंद आया तो। अब एक वीक के बाद वो इन्फॉर्म करता है शॉप ओनर को कि मैं एग्री कर रहा हूं इंस्ट्रूमेंट को परचेस करने के लिए, तो इसका मतलब है कि ओनरशिप अब किसकी हो चुकी है बेटा? पी की हो चुकी है। मतलब जब उसने सामने वाले व्यक्ति को बताया कि मैं खरीदने के लिए रेडी हूं, तब जाके मैं कहता हूं कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ओके, अगला नेक्स्ट, a buyer under a contract on the basis of sale and approval is deemed to have exercised his option when it does any act over the exercising domination over goods showing an unequal intention to buy। for example, अगर वो pledge करता है थर्ड पार्टी के पास ये सब चीजें, या failure to return the goods and does not imply selection to buy। अब एग्जांपल, ये फालतू पॉइंट है जो अपन ऑलरेडी दूसरे पॉइंट में कवर कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल 2, ए डिलीवर्ड सम ज्वेलरी टू बी ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है, ओके। बी ने उसको प्लेज किया किसके पास? सी के पास, मतलब बी के पास ओनरशिप जा चुकी है।
इट वॉज, देखो क्या, इट वॉज हेल्ड दैट ओनरशिप ऑफ ज्वेलरी हैड बीन ट्रांसफर्ड टू बी, बिकॉज उसने कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन को अडॉप्ट किया जैसे प्लेजिंग ऑफ ज्वेलरी, जिससे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। अब बताइए इन दिस केस क्या ए के पास कोई एक्शन है सी के अगेंस्ट? नहीं सर, नहीं है, पर वो प्राइस को रिकवर कर सकता है किससे? बी से प्राइस को रिकवर कर सकता है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बेटा। A sends to B a water motor on approval or return in March 16. B to return it after the trial in August 16। मैं बोला था मार्च तक मुझे वापस कर देना अगर नहीं पसंद आए तो, आप बेटा अगस्त में करो, तो बहुत ही हो गया ये तो, ये रीजनेबल टाइम से भी ज्यादा ही आपने एक्सीड कर दिया। तो क्या मैं एक्सेप्ट करूंगा? वापस नहीं, और सामने आपसे प्राइस क्लेम करूंगा क्या? हाँ सर, आपसे प्राइस क्लेम करूंगा। क्या करूंगा बोलो? आपसे प्राइस क्लेम करूंगा। गॉट इट एवरीवन? चलो नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे बेटा, आ जाएंगे। अगला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है सेल फॉर द कैश ओनली और रिटर्न बेसिस के बारे में बात कर रहा है। क्या क्या बोलो यहाँ पे देखो, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न था, मतलब आपको पसंद आए तो रखना, नहीं आए तो मत रखना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेल फॉर कैश ओनली, मतलब अगर आप मुझे, अगर आपके जेब में पैसा है तो वो बोलेंगे मेरा बाबू कैसा है, नहीं यहाँ पे वो नहीं है। अगर आपके जेब में पैसा है बेटा तो मैं क्या करूंगा? तो मैं माल को खरीदूंगा, तो मैं आपको माल बेचूंगा। मतलब आप मुझे रोकड़ा दोगे तुरंत तो मैं माल बेचूंगा, अदरवाइज मेरे को गुड्स को रिटर्न कर दो। आपको पसंद आया नहीं आया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा मैंने? बोलो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपको पसंद आए आपको पसंद ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है? की फर्क पैदा है। तो आपके पास पैसा है, आप मुझे पैसा दोगे तो मैं आपको ओनरशिप दूंगा। आपके पास पैसा नहीं है, मैं आपको ओनरशिप नहीं दूंगा। देखो, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। It may be noted that where goods have been delivered by a person on sale or return, है ना, the terms that the goods have to remain property till they are paid for. The property therein does not pass to buyer until the terms are complied. यानी कि जब तक कैश पे नहीं करोगे तब तक मैं गुड्स की प्रॉपर्टी नहीं देने वाला हूं आपको। प्लीज एग्जाम्पल को पढ़ लो, वेरी इजी एग्जाम्पल, फटाफट को पढ़ लेंगे सारे के सारे लोग, जल्दी जल्दी पढ़ लो एग्जाम्पल को। चलो जल्दी जल्दी।
चलो हो गया है, प्लीज डन लिखो बेटा होने के बाद। नहीं तो आप सोच के देखो मुझे कैसे पता चलेगा बेटा कि आपका आपने पढ़ लिया है। चलो आओ। सेक्शन नंबर 25 को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बोलो? सेक्शन नंबर 25 को पढ़ेंगे, ठीक है? ध्यान दो सर, सेक्शन नंबर 25 किस बारे में बात करता है? अपन एक टर्म पढ़े थे अभी कुछ देर पहले, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। ज्यादा मैंने उसके ऊपर बात नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था आगे टॉपिक आने वाला है उसका, ठीक है? तो देखो मैंने वहां पे एक चीज कहा था कि जब गुड्स के ऊपर का कंट्रोल मैं अपने पास रखता हूं, मतलब राइट ऑफ डिस्पोजल मैंने अपने पास रखा है। राइट ऑफ डिस्पोजल का सिंपल सा मतलब होता है गुड्स को तहस नहस करने की पावर। डिस्पोजल मतलब तहस नहस करना या ठिकाने लगाना। तो गुड्स को ठिकाने लगाने की पावर अगर मैं अपने पास रखा हूं, फिर से गुड्स को ठिकाने लगाने की पावर अगर मैं अपने पास रखा हूं, फिर से गुड्स को ठिकाने लगाने की पावर अगर मैं अपने पास रखा हूं, तो इस सिचुएशन के अंदर राइट ऑफ डिस्पोजल मेरे पास है। क्या है बोलो? राइट ऑफ डिस्पोजल मेरे पास है, ऐसा इसका मतलब होता है, ठीक है? देखिए तो क्या सर, वेयर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स का, और वेयर गुड्स आर सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड टू अ कॉन्ट्रैक्ट, या गुड्स को आप सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएट कर देते हो कॉन्ट्रैक्ट के टूवर्ड्स, क्या कर देते हो बोलो? अप्रोप्रिएट कर देते हो। सुनना फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान दीजिए। देखो वेयर देर इज अ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, सर अगर सेल है स्पेसिफिक गुड्स का, और वेयर गुड्स आर सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएट, या गुड्स को आपने बाद में सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट के टूवर्ड्स, तो सेलर के पास, सेलर में बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अप्रोप्रिएशन क्या कर सकता है? राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रख सकता है जब तक कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं होती। मतलब चाहे स्पेसिफिक गुड्स हो या कोई बाद में या अपोर्शन या एसर्टेन वाले गुड्स की बात हो, इन सब केसेस में मैं राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास रख सकता हूं। इसका सिंपल सा मतलब है कि कुछ कंडीशंस डाल दूंगा मैं बायर के ऊपर कि पहले तुम ये कंडीशन को फुलफिल करो, उसके बाद मैं गुड्स के अंदर की ओनरशिप तुमको दे दूंगा। जैसे मान लो ऐसा हो सकता है कि मैं बोलूं पैसे, है ना, कि तुम मुझे पैसे दे दो फिर मैं गुड्स के अंदर की ओनरशिप तुमको दूंगा, बराबर है ना? इसे कंडीशंस बोला जाता है, ठीक है? अब देखो इन सच अ केस नॉट विथ स्टैंडिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर या कैरियर या अदर बेली, प्रॉपर्टी इन गुड्स डज नॉट पास अंटिल कंडीशन इम्पोज्ड आर फुलफिल्ड। मतलब फिर फर्क नहीं पड़ता मैंने उसको गुड्स डिलीवर किया नहीं किया, कैरियर को दिया नहीं दिया, अगर मैंने राइट ऑफ डिस्पोजल का अड़ंगा डाल दिया है तो जब तक सामने वाला व्यक्ति वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, जैसे फॉर एग्जांपल कैश को पे करना या अमाउंट पे करना, तो जब तक वो मुझे अमाउंट पे नहीं करेगा तब तक उस गुड्स के अंदर की ओनरशिप उसकी नहीं होने वाली, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? ओके अगला देखो, वेयर गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या मैंने बोलो? जब सर मैंने गुड्स को शिप किया या डिलीवर किया किसको? रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को। किसको किया बोलो? रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को। मतलब शिप मैं करता हूं जनरली कैरेज को, और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को देता हूं शिप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए फॉर कैरेज बाय रेलवे। देखो लिखा भी है कैरेज बाय रेलवे। और एंड बिल ऑफ लेडिंग, शिप के केस में बिल ऑफ लेडिंग बनती है, और जो ये होता है रेलवे रिसीट बनेंगी, रेलवे से जब मैं ट्रांसपोर्ट कराता हूं मे बी गुड्स आर deliverable to the order of the seller or his agent, seller is prima facie deemed to right of disposal। इसका मतलब क्या होता है? जब मैं शिपिंग वाले को अपने गुड्स, मान लो ये मेरे गुड्स है, मैं ये शिपिंग वाले को गुड्स दे रहा हूं या ये मैं गुड्स दे रहा हूं रेलवे वाले को, तो मैं इन दोनों को, शिप वाला हो या रेलवे वाला हो, इन दोनों को बोल रहा हूं कि जब तक मैं तुम्हें अप्रूवल नहीं देता तब तक तुम इस माल को बायर को मत देना या बायर के एजेंट को मत देना। मतलब मेरे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर तुम काम करना, मैं जैसा बोलूंगा तभी आप माल को डिलीवर करना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका यह मतलब हुआ
कि मैंने राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखा है। ऐसा भी हो सकता है, मान लो जैसे बिल ऑफ जो बिल्टी होता है, बिल ऑफ लीडिंग, वो मैंने अपने नाम से बनाया। मैंने उनको कहा मैं जब तक नहीं बोलूंगा फोन करके तब तक तुम माल को नहीं दोगे। रेलवे वालों को बोला, वो जो समझना बात को, वो जो ट्रक ड्राइवर है उसको भी बोला। तो इन दोनों, ये शिप का जो मेन होगा, जो शिप यहाँ पे चलाने वाला व्यक्ति होगा बेटा, कैप्टन ऑफ द शिप होगा, उसको भी बोला कि तुम मत देना उसको माल जब तक मैं नहीं बोलता। तो इसका मतलब है मैंने राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास रखा हूं। क्या करो बोलो, राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास रखा हूं। गॉट इट? क्या सभी लोगों को ये बात समझ में आई क्या? बोलिए ना बेटा, क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? सभी लोग फटाफट बताएंगे, जल्दी से बोलिए मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है ना? यस, चलिए नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलूं मैं। बोलो बोलो बोलो। यस, अब देखो, वेयर, देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, वेयर सेलर ऑफ द गुड्स ड्रॉज ऑन द बायर फॉर द प्राइस एंड ट्रांसमिट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये वाला पॉइंट देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। देखो, जो सेलर है बेटा, वो क्या करता है, प्राइस के लिए जो प्राइस ऑफ गुड्स है उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है। याद है मेरा और मुकेश वाला एग्जांपल बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज का, जहां मैं बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता हूं, मैं मुकेश को देता हूं, मुकेश उसको अप्रूव करके मुझे देता है। तो सेलर ने क्या किया, जो प्राइस है, मान लो 10,000 में गुड्स बेच रहा है, तो 10,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और उसको बेच दिया गुड्स के साथ, बिल ऑफ लेडिंग के साथ, ठीक है। और ध्यान दो यार, रेलवे रिसीट के साथ, और ताकि वो क्या कर पाए, सिक्योर कर पाए बाद में पेमेंट को। तो ध्यान रखना क्या, कि बायर इज बाउंड टू रिटर्न बिल ऑफ लेटिंग या रेलवे रिसिप्ट इफ इट डज नॉट ऑनर द बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या, कि अगर बायर इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है, ध्यान रखना, तो उसको जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है उसकी ओनरशिप भी नहीं मिलेंगी। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल यानी कि बिल ऑफ लीडिंग या रेलवे रिसीट की ओनरशिप तभी बायर को मिलेंगी, तभी बायर को मिलेंगी, तभी बायर को मिलेंगी बेटा, जब वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, एक्सेप्ट या ऑनर करता है, ऐसा मैं यहां पे कह सकता हूं। तो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद ही बिल्टी या डॉक्यूमेंट उसके पास आएगा और तभी जाके वो गुड्स को एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज वो गुड्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मैंने दो केसेस बताया, समझना। पहला, कैरियर को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि गुड्स को तुम तभी दोगे जब मैं कहूंगा तुमसे, तो इसका मतलब मैंने राइट ऑफ डिस्पोजल रखा। या दूसरा, मैंने क्या किया था, रेलवे रिसीट या बिल ऑफ लीडिंग के साथ अटैच करके भेजा था बिल ऑफ एक्सचेंज को, और मैंने कंडीशन डाल के रखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज को तुम तभी एक्सेप्ट करना राजा, बिल ऑफ एक्सचेंज को तुम तभी, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करोगे ना, तभी ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे होंगे, अदरवाइज ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे नहीं होंगे। मैंने ये कंडीशन जब उसके अंदर डाल रखा हूं, तो उस सिचुएशन के अंदर सर ओनरशिप क्या हो जाती है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। कब, जब वो एक्सेप्ट करेगा तब। कब बोलो जल्दी से, जब वो एक्सेप्ट करेगा तब। गॉट इट? क्या सभी लोगों को बातें समझ में आ गई क्या? मुझे बताइए, किसी को कोई भी कंफ्यूजन, किसी को कोई भी प्रॉब्लम, किसी को कोई भी दिक्कत, जल्दी जल्दी बताइए मुझे, कोई भी दिक्कत किसी को? नो इशू? बोलो इशू या नो इशू? नो इशू। आगे बढ़ू मैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? देखिए एनालिसिस है बेटा, ये एनालिसिस को पढ़ो जरा, ये एनालिसिस को पढ़ो जरा, ये पूरे यहां तक पढ़ो, ये पूरा पेज पढ़ो बेटा जल्दी से। जो मैंने बात किया ये उसी से रिलेटेड आसान भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपको अगर ये बनाना है तो बना लो एक बार, ये अगर कोई बनाना चाहता है तो प्लीज बना लो इसको, ठीक है। ये केसेस को बना लो और फिर अगले पेज को रीड करो। पहले इसको लिख लो फिर अगले पेज को रीड करो। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं आपको, फटाफट।
चलो, पढ़ लिया पूरा? क्या सेम बात लिखी है क्या बेटा? यस। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इसको टिक मार के रख दो, ये अच्छा कंटेंट है, और आप इसको काट के रख सकते हो, गचपच गचपच इन्होंने लॉ में लिख के रखा है ना। तो आप इसको क्या करोगे, आप सेकंड वाला पोर्शन पढ़ लेना, तो भी इनफ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल इनफ है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, ठीक है। चलो चलो, क्या हम आगे बढ़े? बोलो बोलो बोलो। चलिए आइए, लेट्स गो। दोस्तों, दोस्तों अभी हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे एक और सेक्शन, है ना, बस एक सेक्शन पढ़ाऊंगा, सेक्शन नंबर 26, फिर आपको छुट्टी करवा दूंगा, ठीक है। चलो, मतलब आज के लिए फिर आपकी छुट्टी करवा दूंगा ऐसा। चलो आओ, ध्यान दो बेटा, फोकस करना, बोर तो नहीं हो रहा ना? बड़ा मस्त टॉपिक है ये बेटा, लेकिन कब अच्छा टॉपिक है ये, जब आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बाकी एक्ट्स का, जैसे देखो बिल ऑफ एक्सचेंज का रेफरेंस आया यहाँ पे, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ चीजों के रेफरेंसेस आते हैं, और जब अपना बहुत सारा लॉ पढ़ के हो जाता है ना, तब इस एक्ट को पढ़ने में बड़ा आसान आसान लगता है, बड़ा इजी इजी लगता है। लेकिन अगर आपने इसको पहले दूसरे नंबर पे ले लिया भाई साहब, फिर ये एक्ट आपको ले लेगा बेटा, है ना, मतलब खतरनाक ही हो जाता है, सीन ही अलग हो जाता है फिर उसके साथ, ठीक है। आइए, चलो, तो मैंने आपको अभी पढ़ाया, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाया, मैं आपको एक बार पूरे टॉपिक्स की समरी देता होता हूं, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे ना एक थोड़ा सा फ्रेश पेज ही ले लेता हूं, ठीक है। हाँ, आप इसको कॉपी करना है नहीं करना है, ये आपकी चॉइस होंगी, या एक काम करता हूँ यहाँ पे बनाता हूँ, एक सेकंड दो मुझे बस। देखो, ठीक है, देखो, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं अभी, मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया वो था 3.1 वाला टॉपिक, मतलब पहला पार्ट था अभी जो अपना चल रहा था, वो था गुड्स के ओनरशिप को लेके, ठीक है ना। किसको लेके बोलो? गुड्स के ओनरशिप को लेके अपन लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे थे, ठीक है सर। ओके, हम लोगों ने क्या क्या देखा सर? हम लोगों ने ये देखा कि प्रॉपर्टी कब पास होती है, और प्रॉपर्टी कौन सी, मान लो एज सर्टेन गुड्स हुआ, तो एज सर्टेन गुड्स के केस में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है उसके बारे में। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो बी वाला जो, अब ये वाला ए वाला स्टेज हुआ बेटा, ठीक है। अब बी वाला कौन सा स्टेज है? बी वाला स्टेज है, सभी लोग बताएंगे जल्दी से मुझे, सर अनएसर्टेन गुड्स के बारे में है। कौन सा है बोलो? अनएसर्टेन गुड्स के बारे में है, अनएसर्टेन गुड्स के बारे में, ओके। और सी वाला जो पॉइंट था वो था सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला, सेल ऑन रिटर्न एंड अप्रूवल बेसिस है एक्चुअली वो, ठीक है। और डी वाला पॉइंट है राइट ऑफ डिस्पोजल, किसको लेके बोलो? राइट ऑफ डिस्पोजल, जो अपन ने बातचीत किया, ठीक है, ओके। अब इसके अलावा एज सर्टेन गुड्स में अपन ने तीन चीजें पढ़ी थी, सेक्शन नंबर 19, अच्छा हाँ, एज सर्टेन या स्पेसिफिक गुड्स के केस में, स्पेसिफिक यहाँ पे एक्चुअली है ये स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है ना, स्पेसिफिक गुड्स, इस केस में अपन ने तीन चीजें पढ़ी थी, ठीक है, कि गुड्स जो डिलीवरेबल स्टेट में है, जो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, और डिलीवरेबल स्टेट में है बट आपको इसको मेजर करना है, ताकि आप क्या डिटरमाइन कर पाओ राजा? प्राइस डिटरमाइन कर पाओ। क्या डिटरमाइन कर पाओ बोलो? प्राइस डिटरमाइन कर पाओ, ठीक है। अगला, नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है। फिर अगर मैं बात करूं आपके साथ, फिर गुड्स का एसर्टेन होना जरूरी था, ये अपन ने देखा, मतलब उसके इसके अंदर डिस्क्रिप्शन वाली बात हुई, और दूसरी कौन सी बात हुई बोलो? एक हुई डिस्क्रिप्शन वाली बात, और दूसरी हुई यहाँ पे, इसको यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, एसर्टेन कर देता हूँ, ठीक है, ओके। एक हुई इसके अंदर डिस्क्रिप्शन वाली बात, कि गुड्स अगर आप एज पर डिस्क्रिप्शन वगैरह बेचते हो वाला,
और दूसरा कैरियर वाली बात अपन ने यहाँ पे देखा, ठीक है। फिर सेल ऑन अप्रूवल से रिलेटेड 3 कंडीशन अपन ने देखी और इसके अंदर भी कुछ अपन ने केसेस देखा जहां पे राइट ऑफ डिस्पोजल आता है। बेसिकली अपन ने इतने पॉइंट्स को अभी तक पढ़ा है बेटा, ठीक है ना। ये देखो फुल स्क्रीन के ऊपर जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है, आप वीडियो को पॉज करके अगर आपको कॉपी करना है तो कर लेना, ठीक है। नहीं तो आप बाद में फिर ग्रुप पे भटकते रहते हो, कहा या कहा या कहा या करते रहते हो, ठीक है। चलो बाकी मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ अभी, है ना। चलो इसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर कर देता हूँ। आ गया शिखर फाउंडेशन। हाँ चलो अब ध्यान देना। अब अब अगर मैं कहूँ तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चल रहा हूँ और नेक्स्ट वाला टॉपिक आपको किससे रिलेटेड बात करता है समझो। नेक्स्ट वाला टॉपिक यहाँ पे बात करता है रिस्क प्राइमा फेसिए पासेस विद द प्रॉपर्टी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बोलो? रिस्क प्राइमा फेसिए पासेस विद द प्रॉपर्टी। सेक्शन नंबर 26 पहले मैं आपको समझा देता हूँ। सेक्शन नंबर 26 कहता है कि रिस्क जो है ये प्राइमा फेसिए प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफर हो जाती है। रिस्क का मतलब होता है, सॉरी, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। तो ओनरशिप के साथ रिस्क ट्रांसफर हो जाती है। ओके ओके। इसके बाद डिलीवरी से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप गुड्स को डिलीवर करो नहीं करो, इट डजेंट इवन मैटर। लेकिन सर डिलीवरी अगर डिले की गई है तो किसका फॉल्ट था? बायर का फॉल्ट था, तो बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। सेलर का फॉल्ट था तो सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ठीक है। तो अगर डिलीवरी में डिले हुआ है तो किसके फॉल्ट से डिले हुआ है? किसके फॉल्ट से डिले हुआ है? तो वो पार्टी क्या होने वाली है? रिस्पॉन्सिबल होने वाली है लॉस के लिए। किसके लिए बोलो? वो पार्टी रिस्पॉन्सिबल होने वाली है लॉस के लिए। समझे क्या बात को? क्या सारे लोग इस बात को बढ़िया से समझ गए क्या? कमॉन 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 एवरीवन, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आ रही है? आ रही है, ठीक है। चलिए सर अगला देखो क्या। हाँ हाँ चलिए ओके नेक्स्ट। अब देखो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। सेक्शन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जो गुड्स होता है बेटा ये किसके रिस्क पर होते हैं? देखिए यहाँ पे सेलर के रिस्क के ऊपर होता है गुड्स, अनटिल जब तक उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो जाती बायर को। बट वेयर प्रॉपर्टी देयर इज ट्रांसफर्ड टू बायर, तो मुझे बताइए रिस्क किसकी होने वाली है? बायर रिस्क होती है। फिर उस घंटा फर्क नहीं पड़ता डिलीवरी की गई है या ना की गई है। अब प्रोवाइडेड देखो क्या, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन अगर डिलीवरी को डिले किया गया है बेटा किसके थ्रू? देखो थ्रू एक तो फॉल्ट ऑफ द बायर और सेलर, एक तो बायर के फॉल्ट से या सेलर के फॉल्ट से। तो गुड्स के ऊपर की जो रिस्क होती है ना बेटा, ये किसके ऊपर होती है? फॉल्टी पार्टी, मतलब जिस पार्टी का फॉल्ट था उसको यहाँ पे रिस्क को बेयर करना पड़ता है लॉस को लेके, उस फॉल्ट को लेके, ठीक है। ओके। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, एक और चीज हम आपको बता दें इस सेक्शन के अंदर, ये ड्यूटीज और लाइबिलिटीज को अफेक्ट करता है। एक तो सेलर के या बायर के या बेली ऑफ गुड्स के ड्यूटीज को अफेक्ट करता है। अब नीचे एनालिसिस दे के रखा है बेटा, इजी या आसान भाषा में इन्होंने यहाँ पे लिख के रखा होगा। देखो यहाँ पे, इसको काट दो, इसको काट दो, ये मार्क करो। रिस्क प्राइमा फेसिए passes with the ownership. The owner of the goods must bear the loss unless otherwise agreed. तो सेक्शन नंबर 26 कहता है कि गुड्स तो वैसे सेलर रिस्क पे होते हैं अनलेस इट इज ट्रांसफर्ड टू बायर, लेकिन अगर बायर को ट्रांसफर कर दिया फिर फर्क नहीं पड़ता डिलीवरी हुआ या नहीं हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ऊपर पढ़ चुके हैं अपन इसके बारे में, ठीक है। आ जाइए अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। देखो एग्जाम्पल, अब बिड्स फॉर एंटिक पेंटिंग एट अ सेल बाय ऑक्शन। बिड का मतलब होता है ऑफर। एंटिक पेंटिंग को लेके ऑफर किया गया। आफ्टर द बिड व्हेन द ऑक्शनियर स्ट्रक हिज हैमर टू सिग्निफाई एक्सेप्टेंस ही हिट द एंटिक व्हिच गेट्स डैमेज। अब क्या हुआ? मैं हैमर कर रहा था बेटा, हैमर गिराते गिराते ये जो हैमर है बेटा ये जा लगता है उस पेंटिंग पर और पेंटिंग डैमेज हो जाती है। तो मुझे बताइए हैमर क्या हुआ? गिरा था क्या? नहीं। तो सेल हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जब सेल नहीं हुआ तो मुझे बताइए लॉस को कौन बेयर करेगा बेटा? सेलर बेयर करेगा, बिकॉज ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है क्या? नहीं सर नहीं हुआ है। पर इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है कि अगर मान लो डिलीवरी डिले हुई फॉल्ट ऑफ द बायर या सेलर के द्वारा तो वो पार्टी रिस्पॉन्सिबल रहेंगी और ड्यूटीज ऑफ सेलर या बायर होती है एज अ बेली ऑफ द गुड्स का आपको संभालना पड़ता है, ठीक है। अब देखो इसको भी काट दीजिए, इसको काट देना। बस ये एग्जाम्पल को इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहां तक इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। आ जाओ अगला। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो।
ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो सेल करेगा 100 बेल्स ऑफ कॉटन टू बी इन अ डिलीवरी इन फेब्रवरी। क्या बोला है, बोलो फेब्रवरी। अब देखो, बी टुक द डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉटन मेड अ डिफॉल्ट इन एक्सेप्टिंग रिमेनिंग द बेल्स। कॉन्सिक्वेंटली कॉटन जो है ये अनफिट हो जाता है बेटा यूज के लिए। अब इस केस के अंदर लॉस को बायर बेयर करेगा, क्योंकि बायर की गलती के कारण उसने गुड्स की डिलीवरी नहीं लिया। तो इट शुड हाउएवर बी रिमेंबर्ड दैट जनरल रूल क्या है, इट शुड नॉट, समझना, इट शुड नॉट फेसिएट द ड्यूटीज ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ बायर या सेलर। मतलब वो ड्यूटीज को अफेक्ट करना चाहिए क्या, नहीं। इवन अगर यहाँ पे लॉस भी, रिस्क भी ट्रांसफर हो जाए तब भी नहीं होना चाहिए। एज अ नोट इन दी अबव, अब देखो रिस्क सिंपल सी बात है पास हो जाती है प्रॉपर्टी के साथ। पार्टीज लेकिन हाउएवर एग्री कर सकते हैं कुछ कॉन्ट्ररी को लेके कि रिस्क हम लोग बाद में ट्रांसफर करेंगे। ये प्योरली पार्टीज की चॉइस है बेटा कि रिस्क को कब ट्रांसफर करना है, ठीक है। चलो सर ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, नहीं एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको भी कट कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, गॉट इट। सभी लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए, क्या आपको बात समझ में आ गई है क्या, बोलो बेटा, क्या आपको बात समझ में आ गई है। तो हम आज के लिए करें फिर इतना ही, और करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू। यस, ओके, चलिए। तो आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। हम लोग करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू, और इसके आगे यानी कि सेक्शन नंबर 27 से लेके 30 तक हम हमारे अगले लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, सी यू। सो होप सो आप सभी लोगों को एकदम मजा आया हो बेटा। अगर आपको ये फ्री सेशन से एकदम मजेदार लगे तो आप हमारे साथ स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ सकते हैं ultimateca.com के ऊपर। आप यहाँ पे सीए फाउंडेशन लॉ का रेगुलर कोर्स या फास्ट ट्रैक कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम हमारे प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे बेटा। इसके अंदर आपको डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप मिलता है, आपको नोट्स, कलर कॉपी ऑफ नोट्स मिलते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस के सेशंस होते हैं, बहुत सारे गाइडेंस वीडियोस होते हैं, ये सब हम समय समय पर लेते रहते हैं, बहुत सारे जूम सेशंस होते हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग पोर्टल होता है जहां पे आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको क्लासेस के अंदर दूसरे तरीके भी बताऊंगा जिससे आप मुझसे डाउट के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो होप सो आप सभी लोगों को ये लेक्चर एकदम मजेदार लगा हो बेटा। जरूर से इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोनों चैनल्स, अल्टीमेट सीए भी और सीए इंद्रेश गांधी भी, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर से करना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना बेटा, और कमेंट करके बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। इसके अलावा चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक को आप सेपरेटली बाय कर सकते हैं IG sir.in से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।